बच्चों अभी इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है a person's wound was exposed to some bacteria and then bacterial growth started to happen at the same place. The wound was later treated with some medicine and the rate of bacterial decay denoted by R, it was found to be proportional to the square of the existing number of bacteria at any instance. This is the rate of bacterial decay, बच्चों. Which of the graphs correctly represents the before and after situation of the application of medicine? हमें कहा गया है n denotes the number of bacteria, t denotes the time, and we are given that bacterial growth, it follows first order kinetics. ये हमें चार कर्व दे रखे हैं बच्चों बिफोर एंड आफ्टर के. वी हैव टू आइडेंटिफाई विच ऑफ देम इज करेक्ट. तो देखो बच्चों, लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट बैक्टीरियल ग्रोथ. ऐसे समझो, इनिशियली देयर वाज नो बैक्टीरिया एंड नाउ देयर इज बैक्टीरिया. बेसिकली बैक्टीरियल ग्रोथ हो रही है ऑन द वुंड. ठीक है बच्चों, एक काम करते हैं, लेट अस डिनोट दिस बाय ए एंड दिस बाय बी. हमें कहा गया that the bacterial growth follows first order kinetics. इसका मतलब rate is directly proportional to concentration of bacteria at that instant. ठीक है ना बच्चों? Rate is directly proportional to concentration of bacteria. या फिर हम इसे कह सकते हैं rate is K into concentration of bacteria. क्लियर है यहां तक? कोई डाउट? अब इन टर्म्स ऑफ बी हम रेट को क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट दिस डाउन एज dv by dt. हाँ है ना? अब इसको समझो, ये स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा है. रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, dv by dt क्या बता रहा है? मैं लिख देता हूं, दिस इज टेलिंग अस रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया. dv by dt is denoting rate of growth of bacteria is directly proportional to concentration of bacteria. यही हमें दे रखा है, नहीं दे रखा है? We are given rate of growth follows first order kinetics. Clear हुआ या नहीं हुआ बच्चों? I mean, have you realized this statement, this part? It is important, this part. That the rate of growth of bacteria is directly proportional to the concentration of bacteria at that instant. Fine. मतलब मैं इसको अब लिख देता हूं के बी. इसे मैंने क्या लिख दिया? के बी. तो वी आर गिवन dv by dt is equal to k b. तो dv by b is equal to k dt. मान के चलो इनिशियली टाइम t इक्वल टू 0 पे बैक्टीरिया की कंसंट्रेशन वाज बी नॉट. जब बैक्टीरिया ने उसे when the wound was exposed to some bacteria, at that point the concentration of bacteria be b naught. At time t equal to 0 concentration of bacteria क्या है? b naught. और टाइम t पे it is bt. क्या बन जाएगा बच्चों?
dt इज इक्वल टू बी नॉट ई रेज़ की पावर kt बन जाएगा। इट इज वेरी सिमिलर टू योर एक्सप्रेशन जो तुमने इंटीग्रेटेड रेट लॉ देखा था फर्स्ट ऑर्डर का, उसमें आता था ए टी इज इक्वल टू ए नॉट ई रेज़ की पावर माइनस के टी। यहाँ पे आ रहा है के टी बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे कोई नेगेटिव साइन नहीं है। ये हमारा तब आता है जब हम ये लिख रहे होते हैं माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास है डी बी बाई डी टी इक्वल टू के बी, देयर इज नो नेगेटिव साइन। तो तुम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो कि इसका इंटीग्रेशन करने पे ये आ रहा है, तो इसका इंटीग्रेशन करने पे ये आएगा। नहीं तो यू कैन ऑलवेज इंटीग्रेट एंड गेट योर आंसर। ये हमारा एक्सप्रेशन है। दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया एट टाइम टी, इट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया इनिशियली ई रेज़ की पावर के टी। क्लियर है यहाँ तक? अब हमें कहा गया है जो कर्व दे रखे हैं दोज आर ऑफ n by n naught versus t. N is the concentration of bacteria at time t. Basically n is bt, n is bt, and n naught is the concentration of bacteria initially. तो do you realize ये है हमारा, हाँ है ना? मतलब bd is n and b naught is n naught. B naught is the concentration of bacteria initially and BD is the concentration of bacteria at time t. तो n by n naught वर्सेस t का कर्व पूछा गया है। n by n naught is e raised to power kt. Got it guys? हमें पता है e raised to power x का कर्व कैसा जाता है बच्चों? It goes like this. तो ये कर्व भी ऐसा ही जाएगा, it will go like this बच्चों. This is how the curve will go. n by n naught versus t का कर्व. This is how it will go बच्चों. This being 1. अब आते हैं बैक्टीरियल डीके पे बच्चों। आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ मेडिसिन लेट अस हैव अ लुक एट बैक्टीरियल डीके। डीके का मतलब पहले बैक्टीरिया है और उसके बाद देयर इज नो बैक्टीरिया। मतलब ऐसे समझो ये बी है, ये ए है। ऊपर वाली रिएक्शन वाज ए गिविंग बी, दिस इज बी गिविंग ए। समझ गए बच्चों? ये दिख रहा है गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। ये अब रिवर्स रिएक्शन है। हमें कहा गया है रेट is directly proportional to concentration of bacteria का स्क्वायर। ये हमें दे रखा है क्वेश्चन में। हमें कहा गया है रेट ऑफ डीके इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया, एग्जिस्टिंग बैक्टीरिया का स्क्वायर बच्चों। या फिर इसे हम कह सकते हैं कि बैक्टीरिया की कंसंट्रेशन का स्क्वायर। अब इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट हम इसे क्या सोच सकते हैं? इट इज माइनस डीबी बाई डी टी। हाँ है ना? सोच सकते हैं, नहीं सोच सकते हैं गाइस? क्लियर है यहां तक? ऐसे समझो इसे, जैसे मैंने पहले समझाया था वैसे ही इसे समझाऊंगा। दिस इज गिविंग अस रेट ऑफ बैक्टीरियल डीके। हाँ है ना? यही हमें दे रखा है, रेट ऑफ बैक्टीरियल डीके इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया का स्क्वायर। और ये क्या बता रहा है? रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बैक्टीरिया। व्हाट इज दिस गाइस? इट इज, this is what? This is rate of consumption या disappearance
ऑफ बैक्टीरिया। समझे या नहीं समझे गाइस? दिस इज द रेट ऑफ कंजम्पशन या डिसअपीयरेंस ऑफ बैक्टीरिया। डिसअपीयरेंस का एक और टर्म क्या हो गया? बैक्टीरियल डीके। गॉट इट? समझ गए गाइस? अब यहां पे हमें जो कर्व पूछा गया है वो सिंपली रेट वर्सेस किसका पूछा गया है? लुक एट द कर्व्स गिवन टू अस। रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया एट टाइम टी। तुम देख सकते हो रेट हमारा क्या है? इट इज के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया का स्क्वायर। मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ रेट इज के एन स्क्वायर बच्चों। I mean, this was what? This was nothing but k b square. हाँ है ना? Concentration of b, concentration of bacteria at time t. हाँ है ना? समझ गए गाइस? तो रेट इज बेसिकली कंसंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी को ही हमने एन लिखा हुआ है। यहाँ पे दे रखा था ना बच्चों हमें, एन इज द नंबर ऑफ बैक्टीरिया या कंसंट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया एट टाइम टी। ठीक है ना बच्चों? तो वही मैंने लिखा है रेट इज के एन स्क्वायर, के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया का स्क्वायर। ठीक है ना बच्चों? अब रेट वर्सेस एन का कर्व क्या जाएगा? इट इज ऑफ द टाइप y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। तो इट विल बी गोइंग लाइक दिस, विल बी गोइंग लाइक दिस बच्चों। समझे या नहीं समझे गाइस? तुम देख सकते हो कि रेट ऑफ डीके, दिस इज रेट ऑफ बैक्टीरियल डीके, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया का स्क्वायर एट दैट इंस्टेंट। समझिए गाइस? क्लियर है यहां तक? ये हमारा कर्व है उसका। आई डोंट थिंक यहाँ पे कोई दिक्कत आनी चाहिए। हाउ वी गॉट दिस कर्व? सिंपल है, हमें रेट ऑफ बैक्टीरियल डीके दे रखा था, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया का स्क्वायर। वहां से हमने इसे ऐसे लिख दिया, ये हमारा दिस इज एन ओनली, और उसके बाद तो वी हैव जस्ट ड्रॉन द कर्व गाइस। आई डोंट थिंक यहाँ पे कोई भी दिक्कत किसी भी बच्चे को आनी चाहिए। गॉट इट गाइस? दैट्स गुड। इसका हमारे लिए, इसको हमें ज्यादा यूज, इस पार्ट को हमें ज्यादा यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी। And we didn't make the expression for concentration of bacteria at time t. It is following second order kinetics. We did not have to find out concentration of bacteria at time t बच्चों। क्लियर है यहाँ तक? अगर हमें जरूरत पड़ती तो वी कुड हैव यूज द सेकंड ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट लॉ। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? याद है ना गाइस एक्सप्रेशन क्या बनता है फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन? फाइन। हमें सिर्फ कर्व पूछा गया था रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया का कर्व। अगर हमें कंसंट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया एट टाइम टी पूछा गया होता आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ मेडिसिन, देन यू वुड हैव यूज्ड दैट इंटीग्रेटेड रेट लॉ बच्चों। गॉट इट और नॉट? दैट्स गुड बच्चों। इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है रिएक्टेंट ए कन्वर्ट्स टू प्रोडक्ट डी थ्रू द गिवन मैकेनिज्म with net evolution of heat। मतलब डेल्टा एच नेट इज नेगेटिव। ठीक है ना बच्चों? इट इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन नेट। अब हमें कहा गया इट अकर्स इन 3 स्टेप्स, ए गिविंग बी गिविंग सी गिविंग डी। पहले वाले का डेल्टा एच पॉजिटिव है, इट इज एंडो थर्मिक रिएक्शन। दूसरे का डेल्टा एच नेगेटिव है, इट इज एक्सो, एंड थर्ड वन इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक बच्चों। क्लियर है यहां तक? एक चीज हमें और कही गई है, द फर्स्ट स्टेप इज द स्लो स्टेप, सेकेंड एंड थर्ड स्टेप्स आर फास्ट। नाउ हाउ डू वी आइडेंटिफाई कि स्लो और फास्ट कौन सा होता है?
यहाँ पे मैं तुम्हें बता दूं बच्चों, सपोजिंग तुम्हें कुछ इस टाइप का दे रखा है, तो इनमें से विच ऑफ द स्टेप्स इज स्लो एंड विच इज फास्ट। ये एक इंटरमीडिएट बन रहा है, हाँ है ना बच्चों। अब पहले स्टेप के लिए एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है, कितनी है। दूसरे स्टेप के लिए एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है, कितनी है। द वन हैविंग मैक्सिमम एक्टिवेशन एनर्जी इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, या विल से द स्लोएस्ट स्टेप। जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी मैक्सिमम है, दैट इज द स्लोएस्ट या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। समझ गए बच्चों। तो इसमें द सेकंड स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अगर मैं ये लेता, तो इसमें पहले वाले स्टेप के लिए एक्टिवेशन एनर्जी इतनी है, दूसरे वाले के लिए एक्टिवेशन एनर्जी इतनी है। इन दिस केस द फर्स्ट स्टेप बिकम्स द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसमें फर्स्ट स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और ऊपर वाले में सेकंड स्टेप is rate determining step. Now using the information you can get your answer. पहले वाले ऑप्शन को देखते हैं, A गिविंग B, ठीक है ना बच्चों। इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी इतनी है, B गिविंग C के लिए इतनी है, C गिविंग D के लिए इतनी है। सबसे ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी किसके लिए है बच्चों, A गिविंग B। आई मीन ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज B, दिस इज C। तो A गिविंग B के लिए एक्टिवेशन एनर्जी ये है, B गिविंग C के लिए इतनी है, C गिविंग D के लिए इतनी है। तो जो हमारा फर्स्ट स्टेप है ए गिविंग बी, दैट इज द स्लो स्टेप, हमें दिख रहा है, हाँ है ना बच्चों। मतलब पहला पार्ट जस्टिफाइड है कि जो हमारा ए गिविंग बी है दैट इज द स्लो स्टेप। इतना इंफॉर्मेशन करेक्ट आ रही है, क्योंकि इसके लिए ए गिविंग बी के लिए एक्टिवेशन एनर्जी मैक्सिमम है, बी गिविंग सी के लिए कम है, सी गिविंग डी के लिए और कम है। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप या जो हमारा स्लो स्टेप होगा, स्लोएस्ट स्टेप होगा, वो ए गिविंग बी होगा। नेक्स्ट आते हैं एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक। पहली चीज हमें कहा है नेट इज एक्सोथर्मिक, मतलब प्रोड की एनर्जी कम होनी चाहिए, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। ये एक्सोथर्मिक दिख रहा है, नहीं दिख रहा है बच्चों। दिस विल बी डेल्टा एच फॉर द नेट रिएक्शन, ये भी करेक्ट है। हाँ ना, हमें क्या रखा है, नेट एवोल्यूशन ऑफ हीट हो रहा है। ओके गाइस, अब पहले वाला एंडोथर्मिक होना चाहिए, मतलब प्रोड की एनर्जी ज्यादा, रिएक्टेंट की एनर्जी कम। है या नहीं है ऐसा, बिल्कुल है। सो एंडोथर्मिक इट इज। दूसरा वाला हमें कहा गया है एक्सोथर्मिक बच्चों। एक्सोथर्मिक मतलब प्रोड की एनर्जी कम, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा। ये भी हमें दिख रहा है, प्रोड थोड़ा सा नीचे की तरफ है, रिएक्टेंट थोड़ा ऊपर की तरफ है, तो इट इज एक्सोथर्मिक। और सी गिविंग डी, ये भी हमारा करेक्ट है। हमें कहा गया था एक्सोथर्मिक होना चाहिए, मतलब प्रोड की एनर्जी कम होनी चाहिए, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पे तो हमारा पहला ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन आ गया बच्चों। बट यू हैव अंडरस्टूड और नॉट हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन गाइस? Everybody is clear about it? That's good. बच्चों अब इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है A2 plus B2 gives 2AB. This is a reaction and this is the mechanism for the reaction बच्चों। A2 giving A plus A, it is a fast step. It is a fast equilibrium बच्चों। It is a fast equilibrium guys। हमें दे रखा है K1 is the rate constant for forward reaction, K -1 this is the rate constant for the backward reaction।
Second step is A plus B2 giving AB plus B. This is a slow or rate determining step. And the third step is A plus B giving AB. It is again a fast step. हमें पूछा गया व्हाट इज द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बच्चों. तो कैसे करेंगे देखो गाइस. रेट जो हमारा स्लो स्टेप है दैट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. उसके हिसाब से रेट क्या आना चाहिए. K2 A B2. But here we have got a problem. We need the rate in terms of reactants. Reactants क्या है A2 और B2. B2 is fine. We don't need the rate in terms of A. We need it in terms of A2 and B2. तो हम क्या करेंगे बच्चों. We'll write K equilibrium will be this guys. यही एक्सप्रेशन बनेगा या नहीं बनेगा बच्चों. ये बनेगा हमारा एक्सप्रेशन. मतलब कंसंट्रेशन ऑफ ए इज रूट ये होगा नहीं होगा बच्चों. फर्स्ट रिएक्शन को हमने फास्ट इक्विलिब्रियम अज्यूम करके ये हमने निकाल लिया ए इन टर्म्स ऑफ A2 और इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे बच्चों. तो हमारे पास क्या बनेगा रेट. रेट विल बी K2 K1 by K inverse B2 A2 raised to power 1/2. अब हमें पूछा गया है ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. इट विल बी 1 plus 1/2 which is 3/2 बच्चों. तो ओवरऑल ऑर्डर इज 3/2. आई होप दिस इज क्लियर टू यू बच्चों. बच्चों अब इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है A giving B. A changes into isomeric form B following first order kinetics. टेम्परेचर हमें दे रखा है 1000 केल्विन. एनर्जी बैरियर मतलब एक्टिवेशन एनर्जी हमें दे रखा है 191.48 किलो जूल पर मोल. और फ्रीक्वेंसी फैक्टर बेसिकली ए दे रखा है 10⁻20. हमें पूछा गया व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% ऑफ ए टू बिकम बी. मतलब 50% ए कंज्यूम होने के लिए कितना टाइम लगेगा इन पीको सेकेंड बच्चों. तो गाइस देखो पहली चीज हमें दे रखा है फर्स्ट ऑर्डर है. फर्स्ट ऑर्डर में 50% कंज्यूम होने के लिए कितना टाइम लगता है. नॉर्मली हम कहते हैं इट इज हाफ लाइफ. हाँ है ना. 50% ऑफ रिएक्टेंट को कंज्यूम होने में जो टाइम लगता है उसे क्या बोलते हैं हाफ लाइफ. एंड फॉर फर्स्ट ऑर्डर इट इज ln2/k. तो क्वेश्चन में अगर हमें k पता चल जाएगा वी कैन फाइंड आउट p हाफ. k का हमें फॉर्मूला पता ही है. इट इज a e⁻ यूनिट्स का ध्यान रखना बच्चों. अगर तुम EA को ले रहे हो ये तो यू विल हैव टू कन्वर्ट इट टू जूल बच्चों. EA की वैल्यू तुम्हें क्या लेनी पड़ेगी बच्चों. 191.48 इंटू 10⁻³ जूल. आर अकॉर्डिंगली जूल में ही लोगे 8.314. वैसे हमें क्वेश्चन में दे भी रखा है बट विल यूज द यूनिट्स जूल वाली बच्चों. हाँ है ना. टेम्परेचर तो हम केल्विन में उठा ही लेंगे 1000 केल्विन. ए हमें ऑलरेडी दे रखा है 10⁻20. अच्छा एक चीज मैं यहाँ पे और बता दूं. K and A have सेम यूनिट्स बच्चों. जब क्वेश्चन करते ये चीज आ गई तो मैं बता दूं
के और ए की सेम यूनिट्स होती है बच्चों। क्लियर है यहां तक? एनीवे, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, इन वैल्यूज को यूज करके तुम के निकाल लोगे और ln2/k से तुम्हारा t हाफ आ जाएगा। क्लियर है यहां तक गाइस? दैट्स गुड। कोई डाउट किसी बच्चे को? नहीं। एक और चीज बच्चों, यहाँ पे जो हमारा आएगा के, वो हमारा किस में आएगा बच्चों? हमें जो आंसर निकलेगा यहाँ से ln2/k से, वो हमारा आएगा, जिस भी यूनिट्स में आएगा वी विल हैव टू कन्वर्ट इट टू पिको सेकंड बच्चों। लेट अस अज्यूम जो हमारा आंसर आ रहा है अभी ln2/k, वो हमारा आ रहा है सेकंड में। वो हमारा किस में आ रहा है बच्चों? सेकंड में। तो वी विल हैव टू कन्वर्ट दैट सेकंड इनटू पिको सेकंड्स टू गेट अवर आंसर। यहाँ पे मैं बता दूं तुम्हें, 1 सेकंड इज 10⁻12 पिको सेकंड। गॉट इट और नॉट गाइस? क्लियर हो गई ये चीज? दैट्स गुड। बच्चों इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है, इन द रिएक्शन A giving B, the following graph was obtained. The time required for the concentration of A to reduce to 2.5 gram per liter if the initial concentration of A was 50 gram per liter is how much? We have to calculate the answer in nearest integer. अब बच्चों लुक एट द कर्व। इस कर्व को यूज करके सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बच्चों अगर तुम कर्व को ध्यान से देखो तो तुम देखोगे 0 से 5 सेकंड में इट गोज फ्रॉम 50 टू 40, 5 से 10 में इट गोज फ्रॉम 40 टू 30, 10 टू 15 में इट गोज फ्रॉम 30 टू 20। स्टेडी डिक्रीज आ रहा है, ठीक है ना बच्चों? यहां से हमें लग रहा है दैट द ऑर्डर शुड बी अ zero order reaction. It should be a zero order, guys. Equal intervals of time में there is a equal decrease in concentration. Steady decrease in concentration आ रहा है, हाँ है ना बच्चों? In equal intervals of time there is a steady decrease in concentration. लेकिन observe 20 से 10 जाने में it should have taken another 5 seconds, but how much time it is taking? It is taking 10 seconds instead of 5. अगर यहाँ पे भी हमारा 20 से 10 जाने में अनदर 5 सेकेंड इट वुड हैव टेकन, अगर इतना टाइम लग रहा होता देन वी वुड हैव सेड इट इज अ जीरो ऑर्डर। लेकिन यहाँ पे हमारे को क्या दिख रहा है? 20 से 10 जाने में कितना टाइम लग गया बच्चों? इट हैज टेकन 15 से 25, 10 सेकेंड इट इज टेकिंग टू गो फ्रॉम 20 टू 10। और तुम एक और चीज भी ऑब्जर्व कर सकते हो कि हमारा कर्व इज नॉट अ straight line going down, it is going like this. So it cannot be zero order. Although initial part से हमें लग रहा है कि it should be zero order, 0 से लेके 15 तक इतने टाइम तक हमें लग रहा है it should be zero order, but there are two factors which are indicating कि zero order नहीं है। एक तो 20 से 10 के बीच में तुम्हारा time taken was not 5 seconds but 10 seconds, और दूसरा वी आर गिवन दैट इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, इट इज अ कर्व गाइस। इसका मतलब इट शुड नॉट बी जीरो ऑर्डर, जो कि इनिशियली इंडिकेट हो रहा था बाय लुकिंग एट द टाइम इंटरवल 0 to 5, 5 to 10 एंड 10 to 15। यहां से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इन दो चीजों से। किन दो चीजों से? कि फर्दर 20 to 10 जाने में इट डिड नॉट टेक 5 seconds, इट टुक 10 seconds, एक चीज, and plus we are given a curve rather than a straight line। इससे हमें पता चल रहा है इट इज नॉट जीरो ऑर्डर।
अब जो हमें पता है जिन के बारे में, द कॉमन ऑर्डर आर 0 एंड फर्स्ट ऑर्डर, इवन सेकंड इज नॉट दैट कॉमन, तो यहाँ पे विल अज्यूम, it is our assumption that if it is not zero order it must be first order. ये हमारी assumption है बच्चों. This is the assumption we have taken that if it is not zero order it must be first order. Clear है यहाँ तक? तो now we'll use ln a naught by at is equal to kt. हमें t निकालना है, but we don't know the value of k guys. k कैसे निकालोगे? Using this curve, you will find out the value of k. कैसे? बच्चों हम देखो हम कैसे निकालेंगे. पहले ये देखो ये वैल्यू कितनी आएगी. दिस विल बी 20. तो इट इज बेटर कि हम ई नॉट और ए टी ऐसा लें कि तुम्हारा एल एन में 20 या इसी टाइप से कुछ टर्म बने. तो इट इज बेटर यू टेक 40 एंड 20 गाइस. तो एल एन 40 बाय 20 विल बी इक्वल टू के T2 माइनस T1. ये T2 माइनस T1 कितना आ जाएगा बच्चों? 40 is at time 5 and 20 is at time 15. So it will be 15 minus 5 बच्चों. यहां से K निकालो, इधर पुट करो. इनफैक्ट इट वुड बी कन्वीनियंट अगर तुम दोनों तरफ डिवाइड कर दो. यू विल हैव T बाय 10 इज इक्वल टू एल एन, नीचे बन जाएगा एल एन 2. It will be log 20 by log 2. अब तो सिंप्लीफाई करने की बात है. यू कैन इजिली गेट योर आंसर टी बच्चों. टी इजिली तुम्हारा सॉल्व होके आ जाएगा. ओके गाइस, क्लियर हाउ टू सॉल्व नाउ? दैट्स गुड. बच्चों इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है फॉर द रिएक्शन ए गिविंग प्रोडक्ट दिस इज द कर्व ऑफ टी हाफ वर्सेस ए नॉट. हमें पूछा गया है व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ ए at 10 minutes if the reaction started with 2.5 mole per liter of A. तो बेसिकली हमें इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए दे रखा है एज ए नॉट, हमें दे रखा है एज 2.5 मोलर. हमें पूछा गया है टी इक्वल टू 10 मिनट्स बाद व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ ए. एटी की वैल्यू पूछी गई है. फर्स्ट थिंग यू हैव टू आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालोगे उसे देखो बच्चों. हमें कर्व से दिख रहा है टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन. दैट इज पॉसिबल ओनली इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन. जीरो ऑर्डर रिएक्शन में टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. In fact, T half is what? It is A naught by 2K. It is A naught by 2K. क्लियर है यहाँ तक? अगर हम इसको इससे कंपेयर करेंगे तो स्लोप क्या आएगा बच्चों? टी हाफ वर्सेस ए नॉट का जो कर्व है उसकी स्लोप क्या आएगी? विल बी 1 बाय 2K. तो 1 बाय 2K हमें कितना दे रखा है बच्चों? वी आर गिवन दैट एज 76.92. 1 by 2K is given to us as 76.92 बच्चों. यहां से किया जाएगा और क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है वी हैव आइडेंटिफाइड दैट, हम फॉर्मूला यूज करेंगे ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी. अब हमें ए नॉट दे रखा है ये बच्चों कि हम यहाँ से निकाल चुके. जिस टाइम पे हमें कंसंट्रेशन ऑफ ए पूछी गई है वो टाइम भी हमें दे रखा है 10 मिनट्स. वी कैन इजिली गेट द वैल्यू ऑफ 80 बच्चों. 80 यहाँ से इजिली आ जाएगा.
जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था। गॉट इट और नॉट गाइस? दैट्स गुड। बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ इन अ सेल कल्चर द ग्रोथ लॉ इज वेरी सिमिलर टू द लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। अब रेडियो एक्टिव डीके क्या होता है बच्चों? इट इज फर्स्ट ऑर्डर, इट फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो यहाँ पे हमें कहा गया है दैट द ग्रोथ लॉ, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। हमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज मोस्ट सुटेबल टू रिप्रेजेंट बैक्टीरियल ग्रोथ। हमें कहा गया है n इज द नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट एनी टाइम एंड n नॉट इज द इनिशियल नंबर ऑफ बैक्टीरिया। हमें जो कर्व भी पूछा गया है वो n बाय n नॉट वर्सेस टाइम का पूछा गया है। तो कैसे करेंगे बच्चों इस क्वेश्चन को? ऐसे मान के चलो रिएक्टेंट्स हैं और फाइनली हमारे पास क्या बन रहा है? बैक्टीरिया बन रहा है। दिस इज बेसिकली ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। हाँ है ना? रिएक्टेंट को ऐसे समझ लो नो बैक्टीरिया। इसको ए मान लो, इसको बी मान लो बच्चों। पहले बैक्टीरिया था नहीं, अब बैक्टीरिया बनता जा रहा है। हमें कहा गया है दिस रेट ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ इज फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। हमें कहा गया है इट इज सिमिलर टू द लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। एक तरीके में कहा गया है रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, मतलब इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया बच्चों। रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया is following first order kinetics, so it is directly proportional to concentration of bacteria at that time. क्लियर है? मैं रेट को लिख सकता हूँ एज के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया। क्लियर है यहाँ तक बच्चों? अब ये इन टर्म्स ऑफ बी क्या होगा? रेट इन टर्म्स ऑफ बी क्या होगा? इट विल बी dB by dt। dB by dt क्या है? इट इज रेट ऑफ फॉर्मेशन, या आई कैन इवन यूज द टर्म रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं गाइस? और हमें यही कहा गया है दैट द रेट ऑफ फॉर्मेशन या ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, दैट इज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया एट दैट टाइम। हाँ है ना? इसको मैं के बी लिख दूं बाय द वे। तो हमें दे रखा है dB by dt इज इक्वल टू के बी। यहां से इंटीग्रेट करो गाइस, you will have dB by b is equal to k dt। मान के चलो इनिशियली इट वाज b नॉट एट टाइम t इक्वल टू 0, एट टाइम t इट इज bt। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या बनेगा बच्चों? ये विल हैव bt इज इक्वल टू b नॉट e रेज़ की पावर kt। ये बन जाएगा बच्चों। ये उसी पैटर्न में बन रहा है जैसे हमारा फर्स्ट ऑर्डर के लिए बनता था, इट इज ए नॉट ई रेज़ की पावर माइनस kt। उसी पैटर्न पे है, एक्सेप्ट कि वहां पे एक नेगेटिव साइन भी आ रहा होता था। यू यूज टू हैव माइनस डी बाई डी टी इज इक्वल टू के, ये होता था। यहाँ पे यू हैव गॉट dv बाई डी टी इज इक्वल टू के बी, नॉट माइनस dv बाई डी टी इक्वल टू के बी। तो माइनस साइन नहीं है, इसीलिए तुम्हारा ये एक्सप्रेशन बन रहा है। ठीक है ना गाइस? इंटीग्रेट करके तुम निकाल सकते हो इसे अदरवाइज ऑल्सो। ये तो मैं वैसे बता रहा हूँ कि हमने माइनस साइन यहाँ पे नहीं आ रहा है, इसलिए हमने ई एच आर माइनस के टी के बजाय ई एच आर के टी लिखा है। अदरवाइज यू कैन ऑब्वियसली इंटीग्रेट एंड गेट योर आंसर। ये बनेगा बच्चों। दिस इज concentration of bacteria या number of bacteria initially, this is number of bacteria at time t। मतलब इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ
nt is equal to n naught e raised to power kt, या nt by n naught is equal to e raised to power kt. Now this is on y-axis, t is on x-axis. तुम्हें बताया e raised to power x का कर्व कैसा जाता है? It goes like this. तो इसका कर्व भी कुछ ऐसे ही जाएगा बच्चों. This is how the curve will go for bacterial growth बच्चों. This is a curve for bacterial growth. Clear हुआ है नहीं हुआ बच्चों? Now you can automatically see which is your answer, guys. समझ में आया नहीं आया बच्चों? Did you understand how we got this answer? That's good.